वकील साहब अपनी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर एक प्राइवेट स्कूल के सामने उस गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी से उतरकर उस स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल को देखते हैं तो स्कूल ऐसे लग रहा था जैसे पिछले काफ़ी सालों से ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ हो। अब यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता, बशर्ते इस स्कूल का जो गार्ड रूम होता है यानी कि जो वॉचमैन का रूम था वो उसे देखने से लग रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पर रहा करता है। वकील साहब काफी देर तक जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भी नहीं मिलता तो उसके बाद वे मायूस होकर वहां से वापस लौटने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर स्कूल का जो वॉचमैन होता है वह आता हुआ उन्हें दिखाई देता है और जैसे वो उस गार्ड रूम के अंदर जाता है तो यहाँ पर वकील साहब मुड़कर उसके पास चले जाते हैं और पूछने लगते हैं कि काका, क्या ये स्कूल कभी भी नहीं खुला करता। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि देखने में व्यक्ति काफी ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा था और उसके बावजूद भी ये ऐसी बात कर रहा था। तो वह कहने लगता है कि क्यों बेटा, देखने से लग रहा है कि ये खुला करता है, ये तो कभी भी नहीं खुला करता। अब इस बात को सुनकर जो वकील होता है वो थोड़ा सा मायूस तो होता है, लेकिन तभी उससे पूछने लगता है कि स्कूल के टीचर कहाँ गए और उनकी अगर जानकारी निकालनी होगी तो मैं कहां से निकाल सकता हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो गार्ड होता है वह उसे देखने लगता है और कहता है कि बेटा, कौन हो तुम और किस वजह से तुम्हें इस स्कूल के टीचरों की जानकारी चाहिए, क्योंकि देखने में तुम वकील से लग रहे हो, कोई कानूनी दाव पेच है क्या। लेकिन तभी यहां पर जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं कि नहीं काका, दरअसल ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम समीर है और मैं कभी इसी स्कूल से पढ़ाई करके यहां से पढ़ लिख करके वकील बना हूं, तो इसी वजह से मुझे अपने स्कूल के एक टीचर से मिलना है और इसी वजह से मैं ये सब कुछ पूछ रहा था। अब इस बात को सुनकर वह गार्ड जो होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में भला कोई कैसे अपने बचपन की टीचर से मिलना चाहता है। तो इसी वजह से वह वकील साहब से मिलने का कारण पूछने लगता है। तो यहां पर जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं कि काका, ये थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि मेरा उनसे मिलना जरूरी है और उसके लिए चाहे आपको किसी को बुलाना पड़े, लेकिन मुझे उनका पता दे दो क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अब जो गार्ड होता है वह जानता भी नहीं है कि किस टीचर की यह बात कर रहा है, क्योंकि वह तो स्कूल बंद होने के बाद यहां पर आकर रहने लगा था और उसके बाद यहां की देखभाल किया करता है। तो वह कहता है कि बेटा, इसके लिए तो मुझे यहां के मालिक को बुलाना पड़ेगा और मालिक ही आकर बता सकते हैं आपको उसके बारे में, और मैं उनको फोन कर देता हूं अगर इतना ही जरूरी है तो। इसके बाद जो गार्ड होता है वह उस मालिक को फोन करता है और यहां पर वकील साहब उनसे बात करते हैं। हालांकि मालिक भी वकील साहब को नहीं जानता था, लेकिन जब वह कहता है कि वो इसी स्कूल से पढ़ा है और फिलहाल एक बहुत ही जाना माना वकील है, तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, इन्हें कुछ काम है तो इनको बता देता हूं, और कहता है कि ठीक है, मुझे 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे तक आप अगर वहां पर मेरा इंतजार कर सकते हो तो ठीक है, वरना बाद में वापस आ जाना। अब इस बात को सुनकर वकील साहब कहते हैं कि ठीक है, आप 1 घंटे में आ जाना और मैं आपका यहीं पर वेट कर रहा हूं। ऐसा कहकर वकील साहब वहीं पर वेट करने लगते हैं और ये बातें गार्ड को भी पता चल गई थी। तो इसी वजह से जो गार्ड होता है उस स्कूल के आंगन में यानी कि जहां पर पेड़ की छांव थी वहां पर कुर्सियां डाल देता है और वकील साहब को बैठने के लिए कह देता है। वकील साहब वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और इसके बाद वह स्कूल को देखने के बाद बहुत सारी पुरानी यादों में खो जाता है और यादों में खोते खोते अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो स्कूल का गार्ड है वह यह सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद पूछने लगता है कि साहब, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए, क्या कोई परेशानी है क्या, या इस स्कूल से कोई ऐसी यादें जुड़ी हैं जिनको सोचकर आपको रोना आ गया। अब इस बात को सुनने के बाद जो वकील साहब होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ काका, इस स्कूल से मेरी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं और इन्हीं बातों को सोच सोचकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि वो बातें ही ऐसी थी। किसी दिन मैं पूरी तरह से बेबस था और बेबस होने के बावजूद यहां पर जिस मैडम के लिए मैं पूछ रहा हूं उसी मैडम ने मेरी मदद की थी। अब यह बात गार्ड साहब को भी इंटरेस्टिंग लगती है और वह कहने लगता है कि बेटा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे पूरी कहानी बता सकते हो, क्योंकि वैसे भी अभी मालिक को आने में 1 घंटा है और 1 घंटा कैसे व्यतीत होगा, मुझे भी यहां पर ड्यूटी करनी होती है और जब तुम यहां पर वेट कर रहे हो तो मुझे पूरी कहानी सुना दो, इससे हम दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा और साथ में मुझे भी उनके बारे में पता चल जाएगा जिन्हें तुम ढूंढने के लिए वापस इस स्कूल पर आए हो। इसके बाद यहां पर जो समीर होता है वह बताने लगता है, कहता है कि ठीक है काका, अगर आप सुनना चाहते हो तो बैठो आराम से और मैं आपको बताता हूं। इसके बाद दोनों जन वहां पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद यहां पर जो समीर होता है वह अपनी उस बचपन की कहानी को सुनाता है जिसकी वजह से वह स्कूल पर खिंचा हुआ आ गया है। दरअसल समीर बताता है कि जब मैं 8वीं क्लास में था तो इसी स्कूल के एक कमरे में पढ़ा करता था जो कि हमारी क्लास थी। वहां पर मैं पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था और हमको एक मैडम पढ़ाया करती थी जिस मैडम का नाम होता है जया मैडम। अब जया मैडम की नजरों में मैं काफी ज्यादा होशियार बच्चा था और वो बच्चों से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अचानक से मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद घर के अंदर मैं और मेरी माँ रह गए थे। माँ का नाम कमला होता
होता है, अब मेरी माँ कमला अकेली मेहनत मजदूरी किया करती और मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे करके घर का गुजारा तो कर लेती है, लेकिन मेरी फीस नहीं चुका पाती है। अब मैं फिलहाल 8वीं क्लास में था, तो मुझे पता था कि माँ मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारे जाना कैसे कैसे किया करती है, और अब उससे मैं फीस की कहूं तो कैसे कहूं। लेकिन यहां पर स्कूल वालों ने फीस का नोटिस मुझे थमा दिया था और कहा था कि इस फीस को भर दो वरना हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। क्योंकि कई बार जब उन लोगों ने कहा था तो मैंने वो बात घर तक नहीं पहुंचाई थी, और मम्मी का जो फोन था वो गरीबी के चलते बिक गया था, और इसी वजह से स्कूल वाले मम्मी से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग मुझे फीस का पर्चा थमाते हैं और कहते हैं कि इस फीस को बर्बाद दो, अपने घर वालों को दे दो, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता हूं। और इसी वजह से उस पर्चे को लेकर एक दिन मैं क्लासरूम के अंदर बड़ा ही मायूस बैठा हुआ था। तो उसी समय जया मैम वहां से निकल रही थी, और जब वह मुझे इस तरह से मायूस बैठा हुआ देखती हैं तो उसके बाद पूछने लगती है, बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? और जैसा मैं नोटिस कर रही हूं पिछले कुछ दिनों से तुम पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते हो, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? तो इसके बाद यहां पर जो समीर होता है एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, और जब 13 साल का बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है तो जया मैम एक मां की तरह उसे अपने गले से लगाती हैं और उसके बाद चुप कराती हैं। चुप कराने के बाद कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम मुझे बताओ तो सही, कोई भी समस्या का समाधान हो जाता है, और इस तरह से अपने आप को परेशान नहीं किया करते। इसके बाद यहां पर जो समीर होता है जया मैम को रो रो कर पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मैडम मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि पिता तो है ही नहीं और मां जैसे तैसे करके घर का गुजारा किया करती है, और अब मेरी पढ़ाई लिखाई का सपना भी शायद टूट जाएगा क्योंकि फीस भरने के मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात को सुनकर जो जया मैडम होती है वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटे, चुप हो जाओ, इस चीज का समाधान भी है, और तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, मैं प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करूंगी और वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि तुम इतनी मुसीबत में हो। तो इसके बाद जया मैडम समीर को अपने साथ लेती हैं और सीधा प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। वहां पर जाने के बाद जो जया मैडम होती हैं वो प्रिंसिपल साहिबा को पूरी कहानी समीर की बताती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल साहिबा होती है वो इस स्कूल को एक बिजनेस की तरह चलाया करती थी और बिल्कुल भी किसी की भावनाओं के लिए उसके दिमाग में कोई भी जगह नहीं थी। तो इसी वजह से वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैडम देखो, ये बच्चा चाहे कितना ही होशियार हो, कितना ही होनहार हो, लेकिन इसे फीस तो देनी होगी अगर स्कूल में पढ़ना है, वरना बेशक से ये स्कूल को छोड़कर जा सकता है। अगर आपको इतनी हमदर्दी हो रही है तो आप ही इसकी स्कूल की फीस भर दो। अब इस बात को सुनकर जया मैडम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वहां पर वो ड्यूटी किया करती थी और उससे ऐसा वैसा कुछ कह नहीं सकती थी। तो इसी वजह से वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आती हैं, और इसके बाद जो जया मैडम होती हैं वह अपने कंगन उतार कर उस 8 साल के बच्चे को देने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके हाथ पीछे की तरफ ठहर जाते हैं और वो कहने लगती है कि चलो बेटा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी मां से मिलती हूं और वहां पर मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगी। इसके बाद यहां पर जो समीर होता है इस बात के लिए तैयार हो जाता है और यहां पर जया मैडम को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। जया मैडम और समीर दोनों के दोनों घर पहुंच गए थे, और वहां पर समीर की मां जो कि अभी तक दूसरों के घरों में काम करके वापस से घर लौटी है और अपनी कमर को सीधी कर रही थी। तो उसी समय यहां पर जया मैडम समीर के साथ घर आ जाती है, और जैसे यहां पर समीर की मां कमला देवी उसे देखती है तो कहने लगती है कि मैडम आप कौन हो और आप इसके साथ क्या कर रही हो? तो उसके बाद जया मैडम बताती है कि मैं इसके स्कूल की मैडम हूं और आपसे मुझे कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैं यहां पर आई हूं। उसके बाद यहां पर जो कमला देवी होती है वह अच्छी तरह से जया मैडम का स्वागत करती है और घर के अंदर जैसा भी टूटा फूटा सामान चाय पानी का उससे बनता है वो उसके लिए लाकर रख देती है। जया मैडम बड़े ही सलीके से बैठकर आराम से उस चाय पानी को करती हैं, और चाय पानी करने के बाद जो जया मैडम होती हैं वह कमला देवी से बात करने लगती हैं। समीर को तो यहां पर मां ने बाहर खेलने के लिए भेज दिया था, और उसके बाद जया मैडम से बात करने लगती है। बातों के दौरान वो सारी बातें उनके सामने आ जाती हैं कि किस तरह से कमला देवी मुश्किल से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि उसका कोई भी सहारा नहीं है, और उसने अपने घर वालों से गुहार भी लगा ली है, लेकिन घर वाले भी उसकी एक नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसका जो मायका है वो तो भैया भाभी का हो गया, और यहां पर उसके पति का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो तो अनाथ था, वह तो एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। तो यहां पर कमला के घर वालों ने उससे उसकी शादी करा दी थी, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके बाद उसे मुसीबतों ने घेर रखा है। इसके बाद यहां पर जो जया मैडम होती हैं वह उसकी बातों को सुनकर थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं और अपने दोनों सोने के कंगन उतारकर कमला के हाथ में रख देती हैं। कहती कि बहन ये लो कंगन, इन कंगनों को अपने पास रखो और इनसे अपना गुजारा कर लेना, और बच्चे को कल स्कूल की फीस दे देना, वरना मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी उन्हें स्कूल के अंदर नहीं रखेंगी। अब इस बात को देखकर कमला देवी पहले तो मना करती हैं, लेकिन यहां पर जो जया मैडम होती हैं वो उनसे फोर्स करती है, कहती है कि कोई बात नहीं बहन, मेरे अपने बच्चे तो नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर मुझे अपना बच्चा दिखाई दिया करता है, और इसी वजह से मैं आपको ये कंगन
दे रही हूं ताकि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई भी परेशानी ना आ सके। इस बात को सुनकर जो कमला होती है वह अपनी आंखों में आंसू लेती है और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है और उन कंगनों को रख लेती है। थोड़ी देर तक और वो कुछ बातें करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो जया मैडम है वो वापस चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद से वो बार बार कमला देवी के पास आया करती और उसकी हालत का जायजा लिया करती। धीरे धीरे जो बच्चा होता है उसकी पढ़ाई लिखाई स्कूली कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो समीर होता है वह खुद से भी कुछ काम करने लगता है, क्योंकि वह उम्र से पहले ही कुछ बड़ा हो गया था और उसे घर की जिम्मेवारियों के बारे में पता था। तो इसी वजह से वह स्टार्टिंग से जब वो 10वीं क्लास पास करता है तो उसके बाद से बच्चों को ट्यूशन देने लगता है और धीरे धीरे कमला देवी के घर की हालत सुधरने लगती है। अब जैसे स्कूली पढ़ाई करने के बाद उनकी हालत में सुधार दिखता है तो उसके बाद जया मैडम धीरे धीरे आना कम हो जाती है, क्योंकि अब समीर से भी उनका कॉन्टेक्ट कम हुआ करता है और ऊपर से ये लोग अब अच्छी तरह से रहा करते हैं। इसके बाद इन बातों को लगभग 15 साल बीत जाते हैं और 15 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में कभी समीर ने सोचा भी नहीं था। दरअसल समीर पढ़ाई लिखाई करके साथ में खुद मजदूरी करके एक अच्छा ही वकील बन गया था जिसका चारों तरफ नाम हो गया था और वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। उसके बाद उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढती है और एक सीमा नाम की लड़की से उसकी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जब वह बड़ा वकील होता है तो तभी जो समीर होता है वह बताता है कि एक दिन मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि माँ अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि मुझे लड़का भी हो गया था और मेरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो वह अपनी बूढ़ी माँ से, जिसका नाम कमला देवी होता है, जो कि फिलहाल बिस्तर में पड़ी हुई है, उससे पूछने लगता है कि माँ हमारे पास सब कुछ है और तुम ये बताओ कि अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अब यहाँ पर माँ इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि बेटा अगर तू मुझे खुशी करना चाहता है तो मुझे एक बार अपनी जया मैडम से मिला दे, जो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाया करती थी। अब इस बात को सुनने के बाद समीर, जो अब तक पूरी तरह से जया मैडम को भूल चुका था, उसके बाद उसके दिमाग में जया मैडम का ख्याल आता है और वह कहता है कि माँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो जया मैडम को भूल ही गया था, क्योंकि जब उसे पता चला था कि जया मैडम ने इस तरह से उसकी मदद की है तो उसके बाद उसने तय किया था कि जब वह कामयाब हो जाएगा तो जया मैडम से जरूर मिलेगा। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे याद दिलाया तो ही उसे याद आया है। इसके बाद यहाँ पर जो समीर होता है वह सीधा स्कूल पर आता है और यहाँ पर आकर ये पूरी कहानी उस गार्ड को सुना रहा था। जब गार्ड इस पूरी बात को सुनता है तो वह भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहता है कि बेटा सच में उस महिला से तो मिलना चाहिए और तुम्हारे साथ साथ मैं भी उससे मिलने के लिए जाऊंगा, कोई बात नहीं, मालिक को आ जाने दो और उसके बाद उनका एड्रेस हमें मिल ही जाएगा। इसके बाद थोड़ी देर में वहां पर स्कूल का मालिक आ जाता है और यहाँ पर समीर उससे बातचीत करता है। बातचीत के दौरान यहाँ पर जो मालिक होता है वह उस रिकॉर्ड रूम को खोल देता है जिसके अंदर पुरानी फाइलें अब तक भी रखी हुई थी और यहाँ पर समीर और साथ में वो गार्ड अंकल जो होते हैं वो सभी मिलकर उसके अंदर से उस पुराने रिकॉर्ड को ढूंढते हैं जिसके अंदर जया मैन का पूरा एड्रेस होना था। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उनको एक पुरानी फाइल मिलती है जो कि उसी सन की थी जिस सन में यहाँ पर इसने 8वीं क्लास पास की थी और उसके बाद वह उस फाइल को निकालकर उसे अच्छी तरह से खंगालने लगता है। समीर जब अच्छी तरह से उस फाइल को देखता है तो उसके बाद उसे जया मैम का एड्रेस भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उसमें 2 एड्रेस लिखे हुए थे, एक तो प्रेजेंट एड्रेस था और एक परमानेंट एड्रेस था। अब यहाँ पर जो समीर होता है उन दोनों एड्रेसेस को ले लेता है और एड्रेसों को लेने के बाद वह मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उसके बाद उस मैडम को ढूंढने के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी जो गार्ड होता है वो कहता है कि बेटा मुझे भी ले चलो, मैं भी उस मैडम से मिलना चाहता हूं जिसने एक अनजान बच्चे के लिए इतना कुछ किया है। उसके बाद यहाँ पर जो समीर होता है वह गार्ड काका से मना नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आंखों में उसे सच्चाई और सच में ही देखने का जुनून दिखाई देता है। यहाँ पर समीर के साथ गार्ड काका भी बैठ जाता है और रास्ते में उनके और भी सारी बातें होती हैं। बातों में ढेर सारी बातें गार्ड काका भी अपने बारे में बताता है और धीरे धीरे वो लोग उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो कि उनका उस टाइम पर प्रेजेंट एड्रेस था। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ पर किराए पर रहा करते थे। जब उनकी नौकरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने दूसरे एड्रेस पर, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा का था, वहां पर जाकर रहने लगे हैं। इसके बाद जो समीर होता है वो उस काका से कहता है कि काका ये तो काफी दूर पड़ेगा, अब आप बताओ कि आप साथ चलोगे या फिर मैं आपको यहीं पर उतार दूं। तो उसके बाद जो काका होता है उसकी भी कुछ मजबूरियां थी क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी पड़ती थी, तो इसी वजह से वह कहता है कि बेटा मुझे तो यहीं पर उतार दो, लेकिन मुझे अपना नंबर दे दो, मैं बाद में तुमसे कभी मिलकर उनकी आगे की जिंदगी के बारे में जानूंगा। अब इसके बाद जो समीर होता है उनका नंबर ले लेता है और उन्हें अपना नंबर दे देता है। गार्ड काका तो यहाँ पर उतर जाते हैं, लेकिन समीर दूसरा सफर तय करने लगता है और बहुत कुछ मन ही मन सोचता है कि जया मैडम मुझे इस हालत में देखेंगी तो बड़ी खुश हो जाएंगी, क्योंकि वह बड़े ही प्यार के साथ समीर को पढ़ाया करती थी और ज्यादातर सभी बच्चों से प्यार किया करती थी। धीरे धीरे सफर तय करने के बाद यहाँ पर जो समीर होता है शाम के समय वहां पर पहुंच जाता है। अब वहां पर जाने के बाद यहाँ पर जो समीर होता है वह इधर उधर पूछता है और पूछते पूछते वह उनके घर तक पहुंच जाता है। घर पर जाने के बाद जब वह बाहर से घर को देखता है तो देखने
के बाद बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि इनके घर की हालत काफी ज्यादा जर्जर थी और उसके बाद उससे नहीं रहा जाता और वह जाकर दरवाजा खटखटा देता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने जया मैडम थी जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली थी और अब वह लकड़ी के सहारे से चला करती थी। जैसे यहां पर समीर जया मैडम को गौर से देखता है तो वह पहचान जाता है और एकदम से उनके पैर छूने लगता है। अब जैसे जया मैडम ये देखती हैं कि यह लड़का जिसने अच्छे खासे कोट पैंट पहन रखे हैं और बड़ी सी गाड़ी में आया है वो मुझ जैसी गरीब के पैर छू रहा है, तो उसके बाद वह उससे पूछने लगती है, बेटा तुम कौन हो और इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तो यहां पर जो समीर होता है वह कहता है कि मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना ना, मेरा नाम समीर है और मैं ये सोच ही रहा था कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगी। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो जया मैडम होती है वो गौर से उसको देखती है और कहती है कि तू फलाने स्कूल में पढ़ने वाला समीर है क्या? तो यहां पर समीर हंसते हुए हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद जो जया मैडम होती हैं वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं और कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद यहां पर जो समीर होता है वह एकदम से उनकी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि मैडम ये आंखों में आंसू क्यों? तो यहां पर जया मैडम कहती है कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तुम ऐसा करो अंदर चलो, अंदर चलकर बातें करते हैं और मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बना देती हूं। इसके बाद जया मैडम समीर को अंदर लेकर आती है, लेकिन जैसे ही समीर इस घर के अंदर घुसता है तो उसे जया मैडम की हालत के बारे में अंदाजा लग जाता है और वह समझ जाता है कि इनकी हालत फिलहाल काफी ज्यादा खराब है और ये काफी परेशानियों से जूझ रही हैं। उसके बाद वह फिलहाल तो बैठ जाता है। जया मैडम उसके लिए पानी लाती है और चाय बनाने के लिए जब जया मैडम कहती है तो यहां पर जो समीर होता है मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैडम मेरे लिए पानी काफी है और आप आराम से बैठो और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जो जया मैडम होती है वह भी वहां पर बैठ जाती है और जब समीर उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है तो इसके बाद जया मैडम थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि बेटा ये तो ऐसे ही चलता रहता है, तुम सुनाओ तुम कैसे हो और तुम्हारी माँ कैसी है? लेकिन यहां पर समीर बात को नहीं बदलने देता और कहता है कि मैडम मुझे जानना है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्योंकि उस टाइम पर तो आप अच्छी तरह से रहा करती थी, फिर ऐसा क्या हो गया? तो यहां पर जया मैडम जो होती है वह समीर को बताने लगती है अपनी जिंदगी के बारे में। वह बताती है कि बेटा जब तक हमारी नौकरी चल रही थी तो तब तक बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम किया करते थे और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। वहां से हम अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे और वहीं पर रहा करते थे। हालांकि हमारे पास पुश्तैनी जमीन भी काफी ज्यादा थी, लेकिन हम पर कोई बच्चा नहीं था ना, तो इसी वजह से हमारे जो परिवार वाले होते हैं उनकी नजरें हमारी पुश्तैनी जमीन पर हो जाती हैं। लेकिन जो मेरे पति होते हैं वह बिल्कुल उनसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा हिस्सा तो हमारे पास ही रहेगा और तुम्हें इस हिस्से की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ हम दोनों पति पत्नी रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद दोबारा से हम लोग इसी गांव में आ जाते हैं और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद जो उनके भाई होते हैं मेरे पति के, वह उनसे लड़ाई करते हैं और लड़ाई को वह काफी ज्यादा गहनता से ले जाते हैं, यानी कि इस बात के बारे में सोचा करते हैं कि उनके भाई इस जमीन के ऊपर उससे लड़ाई किया करते हैं। यह तो नहीं है कि उसे अपने साथ रखा करें, लेकिन ऊपर से लालच के चक्कर में उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो इन बातों को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं। उसके बाद उनके परिवार वालों ने जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि वो जमीन तो मेरे नाम आ गई है, लेकिन वो उसे कब्जा कर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कई जगह शिकायत वगैरह करके भी देख लिया, लेकिन कहीं से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पुलिस वालों को पैसा दे देते हैं और उसके बाद पुलिस कोई भी कदम नहीं उठाती है। इस बात को सुनकर यहां पर जो समीर होता है वह कहता है कि मैडम अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, अभी के अभी मेरे साथ चलो, क्योंकि माँ भी आपसे मिलने के लिए बोल रही थी और साथ में अगर केस है तो उस केस में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा वकील हूं और मैं अपने आप देख लूंगा। आप थोड़े से मुझे कागज दिखाओ और उसके बाद मेरे साथ चलो। अब यहां पर जया मैडम पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे पास क्या करूंगी, लेकिन तभी जो समीर होता है वह उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि मैडम मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वरना मैं ना जाने कब का यहां पर आ जाता और आपको अपने साथ ले जाता, क्योंकि आपने जो भूमिका निभाई है वो मेरी मां के बराबर की है और जब मेरी मां इतनी परेशान है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। आपको अभी कभी मेरे साथ चलना होगा, जो भी आपका जरूरी सामान है उसको बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए। इसके बाद जिद करके समीर जया मैडम को अपने साथ ले जाता है और उसको वहां से सीधा अपने घर ले जाकर अपनी मां से मिला देता है। मां और जया मैडम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लिपटते हैं। तो यहां पर जो कमला देवी होती है वो कहती है बहन अगर ऐसी बात थी तो तू एक बार खबर तो करवा देती, क्योंकि तुमने तो एड्रेस बदल लिया था लेकिन हमने तो कभी एड्रेस बदला ही नहीं था। इसके बाद यहां पर जया मैडम कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अब तो मिल गए। उसके बाद जो समीर होता है वह अच्छी तरह से उनका केस लड़ता है और केस लड़ने के बाद पूरी प्रॉपर्टी को जया मैडम के नाम करा देता है और कहता है कि ये लो मैडम ये पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। लेकिन जब प्रॉपर्टी नाम हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार वालों का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसके बाद वह एकदम से जया मैडम से माफी मांगने के लिए आने लगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो, आप हमारे साथ ही रह लो। लेकिन यहां पर जया मैडम धुतकार कर उन्हें वहां से भगा देती
देती है और इसके बाद जो वकील साहब होते हैं वह जया मैडम को अपने साथ ही रखा करते हैं। उनकी पत्नी अच्छे से उनका ख्याल रखा करती है और आज तक भी जया मैडम उन्हीं के साथ रहा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।